अरे ये तो मेरे स्टूडेंट्स जैसे नजर आ रहे हैं। अरे कहाँ घूम रहे हो भाई, कहाँ घूम रहे हो? सर हम तो शाम को वॉक करने आए थे। ये कोई वॉक करने का टाइम है? क्यों सर, क्या हो गया? क्यों, क्लास नहीं लेनी? अच्छा तो चलो 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 चलो। हेलो एवरीवन, तो ये हमारा ट्रेडिंग क्लास का थर्ड लेक्चर है। अभी तक 2 लेक्चर में हमने ट्रेडिंग, उसके टाइप्स को समझा है, फिर लेवरेज ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं। तो आज इस तीसरे लेक्चर में हम प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अभी तक आप ये तो समझ चुके हो कि हमें ट्रेड कहां पर लेना है, किस तरीके से लेना है और कैसे शॉर्ट करना है। लेकिन अभी तक आप ये नहीं समझे हो कि अगर आपको ट्रेड लेना है तो कहां पर लेना है, उसके लिए एनालिसिस कैसे करना है। तो ये जो एनालिसिस की शुरुआत है, ये देखिए एक ही लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकता, इसके लिए बाकी सारे लेक्चर्स आपको देखने होंगे। लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है वो प्राइस एक्शन के साथ होती है, जो कि आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। तो तैयार हो? यस सर। ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आप इस लेक्चर को कहां से देख रहे हो। पहले 3 दिन में जितने भी कमेंट्स आएंगे, चाहे 1000 हो, 2000 हो या 5000 हो, हम सभी को हार्ट देंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। आप लोग भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, साथ ही ये लोग भी नोट्स बना रहे हैं तो आप भी साथ में नोट्स बनाना। अगर नोट्स नहीं बनाओगे प्राइस एक्शन के और पहली बार आप ये चीजें सीख रहे हो तो फिर आपको अभी तो समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपके दिमाग से चीजें निकल जाएंगी, आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि ये प्राइस एक्शन आखिर चीज होती क्या है। तो देखिए, आपने कभी अगर ट्रेड करते हुए लोगों को देखा होगा या आपने कभी रील्स वगैरह भी आपके सामने आई होंगी, तो आपने देखा होगा कि वहां पर लोग कुछ चार्ट्स वगैरह देख रहे होते हैं, कुछ कैंडल्स बनी होती है और उसको देख के ही जो मोटिवेशन सा गाना लगा रहता है रील्स में, तो वो जो भी आप देखते हो वहां पर वो तो एक्चुअल होता है या नहीं होता है, लेकिन जो भी आप चार्ट्स देख रहे हो उन चार्ट्स की स्टडी को हम कहते हैं प्राइस एक्शन। यानी प्राइस एक्शन में हम उन चार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो मार्केट है वो तुम्हें बताता है कि कहां पर बाय करना चाहिए, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो ये चार्ट्स ही हैं, जो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। आगे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो ये लैंग्वेज जो है इसको प्राइस एक्शन हम कहते हैं और इससे हम समझते हैं। यानी प्राइस एक्शन क्या मानता है? प्राइस एक्शन मानता है कि प्राइस ही सब कुछ है। आपने डायलॉग भी सुना होगा कि भाव भगवान है, यानी जो प्राइस है वही सब कुछ है। और इसी से आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा अभी प्राइस ये थी, ये थी, ये थी, तो आगे ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हम मार्केट के मूव्स को समझने की कोशिश करते हैं। बायर्स एंड सेलर्स किस तरीके से मार्केट में बिहेव कर रहे हैं, ये हम प्राइस एक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम चार्ट किस तरीके से बन रखा है उसको देखते हैं, वहां पर हर एक कैंडल कैसे बन रखी है उसको देखते हैं, स्पेशली वहां पर कौन से पैटर्न्स बन रखे हैं। ट्रेडिंग में यह भी आपने सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी अगर कोई पैटर्न पास में बना है और उसके बाद कुछ हुआ है तो आगे भी अगर वैसा पैटर्न बनता है तो सेम चीज होने की प्रोबेबिलिटी होती है। हमेशा नहीं होगा लेकिन चांसेस होते हैं। तो यही चीजें जो है ये हम प्राइस एक्शन में पूरा समझने की कोशिश करेंगे। यानी प्राइस एक्शन में हम क्या करेंगे, हम चार्ट को स्टडी करेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इस स्टडी में हम क्या करेंगे वो समझते हैं। मैं अभी आपको थोड़ी थोड़ी चीजें यहां पे समझाऊंगा, फिर मैं सारी चीजें आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, तो वहां पर सारी चीजें क्लियर होंगी। पहले बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं, तो हर एक चीज आपने ध्यान से देखनी है। तो सबसे पहले, अगर आपने कभी भी चार्ट को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कभी भी अगर प्राइस बढ़ रही है तो वो एकदम से ऐसे नहीं बढ़ती है, मतलब सीधा ही बढ़ती बढ़ती हुई नहीं चली जाती है। आपने हमेशा देखा होगा कि अगर कभी प्राइस बढ़ रही है तो वो कुछ इस तरीके से बढ़ेगी, मतलब थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी। यानी इस तरीके से आपने प्राइस को बढ़ते हुए देखा होगा। कभी भी एकदम से प्राइस ऐसे नहीं बढ़ती है। तो ये जो प्राइस के मूव करने का तरीका है और जो ऊपर के बढ़ने का तरीका है, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। आपको रटने की जरूरत नहीं है कि ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या किसी भी डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। अब ये अप ट्रेंड क्यों है, आप कैसे पता करेंगे कि अभी चार्ट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है? क्योंकि ट्रेडिंग में एक और बात कही जाती है, वो ये है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। यानी आपने ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर ये अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड का मतलब होता है कि इस ट्रेंड में जो प्राइस है वो बढ़ रही है,
तो अगर प्राइस बढ़ रही है तो आपको सिर्फ बाय करने का ट्रेड लेना चाहिए। बट आपको पता कैसे चलेगा कि ये एक्चुअल में अप ट्रेंड है या फिर नहीं है? क्योंकि यहां पर तो मैं एक सिंपल सी लाइन बना रहा हूं तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप चार्ट देखेंगे तो वहां पर ऐसी ही लाइन बनी हुई नहीं होगी, वहां पर कभी आपको कंफ्यूजन्स भी होंगे। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। देखिए, अप ट्रेंड हम तब कहते हैं जब हमें दिखाई देता है कि प्राइस हाइयर हाई एंड हाइयर लोज बना रही है। और हाइयर हाई एंड हाइयर लो क्या होता है? जैसे मान लो अभी प्राइस यहां पर है और उसके बाद प्राइस बढ़ी, बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट तक गई और वहां से नीचे आई और यहां पर आने के बाद प्राइस ऊपर बढ़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्राइस का लो पॉइंट है, ये प्राइस का हाई पॉइंट है। अब ये वाला क्या होगा? ये होगा हाइयर लो। और ये वाला क्या होगा? ये पिछले वाले हाई से भी हाई है, तो क्या होगा? ये होगा हाइयर हाई। इसके बाद वापस प्राइस यहां पे आती है तो ये वाला जो लो है ये पिछले वाले लो से ऊपर है, उससे नीचे होता तो ये क्या हो जाता? ये यहां पर लो बन जाता। लेकिन ये जो पिछले वाला इसका यहां पर आपको हाइयर लो दिखाई दे रहा है, ये उससे हाई है, तो ये क्या है? ये भी हाइयर लो है। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो अब यहां पर जो हाई बना है ये पिछले वाले हाई से क्या है? हाई है, तो ये भी क्या होगा? हाइयर हाई। यानी जब भी आपको चार्ट में हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। और जब ये फॉर्मेशन बनती है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस जो है वो बढ़ रही है। यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा है हाइयर हाई एंड हाइयर लोज की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। इसका मतलब प्राइस बढ़ रही है, मतलब जो चार्ट है वो बायर्स के कंट्रोल में है। और जब भी ऐसा होता है तो ज्यादातर केस में, बहुत एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में आपको सिर्फ बाय करने का ही ट्रेड लेना चाहिए। तो अप ट्रेंड आपको क्लियर हो गया। अब डाउन ट्रेंड को समझते हैं। देखिए, जब भी प्राइस गिरती है तो वो भी एकदम से ऐसे नहीं गिरती है, वो भी प्राइस जब गिरेगी तो आपको दिखाई देगा कि पहले प्राइस थोड़ा गिरेगी, फिर थोड़ा सा उठने की कोशिश करेगी, फिर थोड़ा गिरेगी, फिर थोड़ा सा उठने की कोशिश करेगी, फिर प्राइस गिरेगी, फिर थोड़ा सा उठने की कोशिश करेगी। मतलब कुछ इस तरीके से आपको प्राइस गिरती हुई नजर आएगी। तो इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है? डाउन ट्रेंड में हमें पता कैसे चलेगा कि ये एक्चुअल में डाउन ट्रेंड है? तो यहां पर आपको लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि आपको दिखाई दे रहा है यहां पर प्राइस ने अपना लो बनाया है। अब इसके बाद प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जो पिछला वाला हाई था उससे ऊपर प्राइस नहीं गई, तो इसने क्या बनाया अपना? इसने लोअर हाई बनाया। अब इसके बाद प्राइस नीचे आई है तो जो पिछले वाला लो था उससे भी नीचे आ गई, तो यहां पर प्राइस ने क्या बनाया? लोअर लो बनाया। अब इसके बाद प्राइस ने ऊपर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जो इससे पहले वाला उसका हाई था उससे नीचे उसने अपना हाई बनाया है, तो ये क्या बनाया? प्राइस ने अपना लोअर हाई बनाया। यानी डाउन ट्रेंड में प्राइस क्या करती है? प्राइस लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन बनाती है। और जब भी इस तरीके का आपको चार्ट में देखने को मिलता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। अब इसके बाद देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्राइस या तो बढ़ रही होगी या तो प्राइस गिर रही होगी। कई बार क्या होता है कि प्राइस एक ही रेंज में घूमती रहती है। कई बार ऐसा भी आपको चार्ट में देखने को मिलेगा। अगेन, मैं जो ड्राइंग कर रहा हूं वो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो यहां तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट एग्जांपल आपको बना के दिखा रहा हूं। जब एक्चुअल में आप चार्ट में देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन यहां पर क्या होता है? यहां पर देखिए, प्राइस ने अपना लो बनाया है, यहां पर हाई बनाया है। वापस से प्राइस ने जो अपना लो बनाया वो पिछला वाला जो लो था उसके बराबर बनाया, यानी यहां पर क्या बनाया? इक्वल लो बनाया। अब अगर प्राइस ने हाई बनाया तो पिछला वाला जो हाई था उसके बराबर का हाई बनाया, यानी क्या बनाया? इक्वल हाई बनाया। यहां पे इक्वल लो बनाया, इक्वल हाई बनाया, इक्वल लो बनाया, और ऐसे ही इक्वल हाई यहां पर प्राइस ने बनाया है। तो जब भी आपको इक्वल हाई और इक्वल लोज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड, जो कि आपको यहां पर चार्ट में देखने को मिल रहा है। तो आपको तीन तरह के अभी ट्रेंड समझ आ गए हैं। एक हो गया अप ट्रेंड, दूसरा हो गया डाउन ट्रेंड, और तीसरा हो गया साइडवेज ट्रेंड। तो ये ट्रेंड आपको क्लियर हो गए हैं। ये ट्रेंड के बेसिस पे ही आपने ट्रेड लेना चाहिए। अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड में प्राइस चल रही है, वहां पर आप सिर्फ शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान करेंगे। बहुत रेयर केस में हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप वहां पर ट्रेंड रिवर्सल के बारे में सोच रहे हैं। ये सब भी हम आगे समझेंगे। तो देखो, अभी तो मैंने आपको यहां पर लाइन चार्ट बना के दिखा दिया है कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड क्या होते हैं। अब सीधा मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं। तो यहां पर हमने चार्ट में भी मार्किंग कर रखी है। अब यहां पर देखो, यहां पर जो हमने मार्किंग की है उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर हाइयर हाई है, हाइयर लो है, हाइयर हाई है, हाइयर लो है, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो। अब बिल्कुल एकदम ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर हाइयर हाई एंड हाइयर लोज की फॉर्मेशन बन रही है। इसका मतलब क्या है? ये अप ट्रेंड है।
अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर आपको लोअर हाई एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक डाउन ट्रेंड है। और अगर साइडवेज की बात करें तो यहां पर देखो प्राइस बिल्कुल एक रेंज में चल रही है जिसमें इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल इक्वल नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था उसमें तो मैंने बिल्कुल इक्वल आपको मार्क करके दिखा दिया था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज नहीं होंगे। आप समझ के सकते हैं कि एक रेंज में प्राइस चल रही है तो उसको हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। और साइडवेज ट्रेंड में जनरली आपको ट्रेड लेने से बचना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में जो अब आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी तो हो सकता है कि आपकी कोई स्ट्रैटेजी हो जो साइडवेज मार्केट में भी काम करती हो, तो आप इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं। तो अब आपको चार्ट में भी समझ आ गया है कि ये तीनों ट्रेंड कैसे नजर आते हैं। तो अब हम ट्रेंड रिवर्सल के बारे में समझेंगे, लेकिन इससे पहले अगर किसी का भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर मेरा डाउट, हाँ पूछो। सर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या मैं बाय कर सकता हूँ? देखो, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है यानी ये अप ट्रेंड है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा। हो सकता है कि प्राइस एक लेवल पे जाने के बाद नीचे गिर जाए, तो आपने जैसे ही बाय किया वहाँ पर प्राइस नीचे गिर गई। तो सिर्फ ट्रेंड देखकर आपको बाय नहीं करना है, इसके साथ आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी लगानी पड़ेगी और बाकी भी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेंगी। जैसे आपको चार्ट पैटर्न्स भी देखने होंगे, कैंडल्स को भी देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे समझाऊंगा, इसलिए मैंने कहा था कि सिर्फ एक चीज को समझ के आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको सारी चीजों को समझना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है, ओके। तो अब हम ट्रेंड रिवर्सल के बारे में समझते हैं। देखो, अभी तक आपको पता है कि मैंने आपको दिखाया है कि ये चल रहा है अप ट्रेंड, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड अलग से बनेगा, साइडवेज ट्रेंड अलग से बनेगा। ये अप ट्रेंड ही जो है आगे चल के साइडवेज में हो सकता है और आगे चल के वही जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड बन सकता है। जैसा कि यहाँ पर हमने आपको दिखाया है, देखिए पहले क्या चल रहा था, पहले यहाँ पर आपको हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही थी, यानी अप ट्रेंड चल रहा था। उसके बाद बीच में अगर आप ये एरिया देखेंगे तो आपको लगभग इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज देखने को मिले, इसका मतलब यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड था। और इसके बाद यहीं पर क्या हो गया है, यहीं पर डाउन ट्रेंड भी आपका उसके आगे जाके शुरू हो गया है, यानी तीनों चीजें आपको सेम चार्ट में देखने को मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कई बार जो ट्रेंड होगा वो रिवर्स भी होगा, मतलब प्राइस ऊपर जा रही थी नीचे आएगी। तो अगर ऊपर जा रही थी और नीचे आई तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर पहले अप ट्रेंड चल रहा था, अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, इसका मतलब ट्रेंड रिवर्स हो गया। इसका उल्टा अगर मान लो आपको दिखाई देता है प्राइस नीचे गिर रही थी फिर ऊपर बढ़ने लग गई, तो इसका मतलब पहले क्या चल रहा था, पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब प्राइस वापस से ऊपर जाने लगी है, इसका मतलब ट्रेंड रिवर्स हो गया है। पहले डाउन ट्रेंड था, अब अप ट्रेंड शुरू हो गया है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ है? तो इसके लिए अगेन हमने अभी देखा था कि जब भी आपका अप ट्रेंड बन रहा है तो क्या होता है, यहां पर आपका लो बनता है, यहां पर हाई बनता है, यहां पर हाइयर लो बनता है, हाइयर हाई बनता है, फिर से क्या बनता है, हाइयर लो बनता है, हाइयर हाई बनता है। लेकिन इसके बाद मान लो कि प्राइस इतना नीचे आ जाती है, तो अब यहां पर क्या आपका हाइयर लो बना है? क्या ये हाइयर लो है? नो सर, क्योंकि ये पिछले वाला जो हाइयर लो था या हाई था उससे तो नीचे बन गया है, यानी ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा लोअर लो। अब इसके बाद देखो प्राइस ऊपर गई, लेकिन जो पिछले वाला हाई था उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकी, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा लोअर हाई। उसके बाद प्राइस नीचे आई, अब क्या बनाया उसने, लोअर लो बनाया। तो पहले क्या चल रहा था हमारा, पहले हमारा चल रहा था हाइयर हाई हाइयर लो, इसके बाद हमारा क्या शुरू हो गया, लोअर हाई लोअर लो, यानी इससे आपको समझ आ जाएगा कि हमारा जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया है। बट यहां पर एक और चीज है जिससे आप पता कर सकते हैं कि शायद ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, क्योंकि ट्रेंड जब रिवर्स हो जाएगा आपको तब पता चलेगा कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। बट ट्रेंड रिवर्स होने वाला है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए ना हमें कैंडल्स को देखना होता है। यहां पर जो आपको कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं तो इसका मतलब यहां पर जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग है, ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, तभी तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग की जा रही है। लेकिन प्राइस जब गिरने वाली होती है ना, तो उस टाइम पर बायर्स और सेलर्स के बीच में जो लड़ाई होती है वो लगभग दोनों एक बराबर हो जाते हैं। तो आपको छोटी छोटी कैंडल्स, मरी मरी सी कैंडल्स देखने को मिलती हैं बहुत बार केस में। देखो, ट्रेडिंग में हर चीज में इफ एंड बट्स होते हैं, मतलब हमेशा कोई भी चीज काम नहीं करती। तो पहले आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल रही थी, अब अगर छोटी छोटी कैंडल्स आपको देखने को मिल रही हैं और प्राइस एक ही रेंज में देखने को मिल रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी तक जो ट्रेंड चल रहा था शायद वो ट्रेंड जो है वो वीक हो चुका है और अब प्राइस के गिरने के चांसेस हो सकते हैं। अगर बढ़ रही थी और अगर गिर रही थी तो शायद, अगर मान लो प्राइस गिर रही थी और उसके बाद आपको दिखाई देता है कि भाई छोटी छोटी कैंडल्स बनने लग गई हैं और यहाँ पर कुछ खास स्ट्रॉन्ग हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, एक ही रेंज में प्राइस चल रही है, तो हो सकता है कि अब शायद प्राइस बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं।
लेकिन वो प्राइस कहाँ से बढ़ेगी ये भी अभी से हमें नहीं पता है, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। इसके लिए हम वॉल्यूम वगैरह को भी देख सकते हैं, ये मैं क्या होता है आगे बताऊंगा। अभी से अगर बता दूंगा वॉल्यूम क्या होता है तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया? यहाँ पर कोई डाउट है? ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑफलाइन क्लास हम आप लोगों के लिए भी चलाएं तो इसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो आगे हम ऐसी ही ऑफलाइन क्लास आप लोगों के लिए भी प्लान करेंगे, लेकिन इसके लिए अच्छे खासे कमेंट आने चाहिए। तो आपको ट्रेंड रिवर्सल समझ आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो है टाइम फ्रेम का। अभी हो सकता है आपको लग रहा होगा कि यार अभी ये समझा था, अब ये समझा था, लेकिन सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक एक करके आपको समझ आएगा कि ये सारी चीजें लिंक्ड हैं, कुछ भी अलग नहीं है। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स पे ट्रेड करने के लिए अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो नीचे गूगल फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, आप उनसे पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा और आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इसलिए हमारे लिंक से ही अपना डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा। तो अब चलिए यहां पर हम टाइम फ्रेम के बारे में समझते हैं। देखिए ये जो आपको कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, ये कैंडल कितनी देर की कैंडल है ये हमें बताता है टाइम फ्रेम। जैसे ये जो टाइम फ्रेम है, अगर आपको ऊपर आप देखेंगे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं सबसे पहले डी को सेलेक्ट करता हूं। डी का मतलब है ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक एक कैंडल आपको देखने को मिल रही है, ये जो एक कैंडल है ये आज के पूरे दिन की कैंडल है। यानी ये आज की कैंडल है, ये कल की कैंडल है, ये परसों की कैंडल है। इसका मतलब आज मैं बता सकता हूं कि प्राइस बढ़ी है, कल मैं बता सकता हूं प्राइस बढ़ी है, लेकिन इससे पहले दिन में प्राइस गिरी थी, उससे पहले दिन भी प्राइस गिरी थी, उससे पहले दिन भी प्राइस गिरी थी, उससे पहले दिन प्राइस बढ़ी थी। तो मैंने जब डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है तो इसका मतलब एक एक कैंडल एक दिन की कैंडल है और पूरे दिन में प्राइस में क्या हुआ है ये हमें वो कैंडल बता रही है। बट अब अगर मैं 4 आवर पे इसको सेलेक्ट कर देता हूं, यहां से मैंने 4 आवर सेलेक्ट किया है, तो अब देखो ये जो दिन वाली कैंडल थी ना, वही कैंडल एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में हमें 4 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा, हमारे सामने आएगा 6। यानी जब एक दिन की जो कैंडल है ना, अब वो 6 कैंडल में डिवाइड हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 कैंडल होंगी ये मिला के बनेगी एक दिन की कैंडल। ठीक है, तो वही कैंडल है, बस वो अब 6 भागों में डिवाइड हो चुकी है। तो आपको उस दिन क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ी और ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अब अगर मैं इसको 1 में कर देता हूं, यानी 1 घंटे की अगर मैं कैंडल देखता हूं, तो अब 24 घंटे का हम, क्योंकि यहां पर जो मार्केट देख रहे हैं वो 24 आवर्स चलता है, बिटकॉइन का यहां पर हमने चार्ट खोल रखा है, तो इसलिए 24 कैंडल होंगी। अगर हम स्टॉक मार्केट देखें तो वो इतने घंटे नहीं चलता है। तो अब देखो यहां पर 1 घंटे का हमने टाइम फ्रेम खोला है, तो अब वही जो एक दिन की कैंडल थी ना, वो अब 24 कैंडलों में टूट चुकी है। तो यहां पर आपको और ज्यादा उस प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। यानी अभी इस घंटे में क्या चल रहा है, प्राइस बढ़ रही है। इससे पहले वाले घंटे में प्राइस बढ़ रही थी, लेकिन उससे पहले वाले घंटे में प्राइस थोड़ा सा नीचे आई थी, उससे पहले वाले घंटे में प्राइस नीचे आई थी, उससे पहले वाले घंटे में प्राइस अच्छी खासी बढ़ी थी, उससे पहले वाले घंटे में प्राइस अच्छी खासी गिरी थी। यानी यहां पर आपको समझ आ रहा है कि सेम कैंडल्स हैं जो टूट के और छोटी हो रही हैं। अब इसके बाद मान लो मैं 15 मिनट की कैंडल पे आ जाता हूं, तो अब जो 1 घंटे की कैंडल थी वो भी 4 कैंडल्स में टूट चुकी है। यानी अभी पिछले 15 मिनट में ये हो रहा है, फिर पिछले 15 मिनट में, उससे पहले के 15 मिनट में और उससे पहले के 15 मिनट में क्या हुआ था, प्राइस 15 मिनट में घटी है, इनमें बढ़ी है। तो अगर आप ये समझना चाहते हो कि सिर्फ 15 मिनट की कैंडल से कि अभी हुआ क्या है पिछले 1 घंटे में, तो आप इन 4 कैंडल्स को अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको बता देगा कि जो 1 घंटे की कैंडल होगी वो कैसी बन रही होगी। 1 घंटे पहले देखो यहाँ पर प्राइस हमारी क्या थी, नीचे थी, और अभी अगर हम देखेंगे तो प्राइस हमारी कहां पर है, प्राइस हमारी यहां पर है। इसका मतलब पिछली 4 कैंडल्स को जब मैंने देखा तो मुझे दिखाई दिया कि प्राइस इसमें बड़ी है, और प्राइस इसमें बड़ी है तो कैसी कैंडल बनी होगी, एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी होगी। तो जब भी आप चार्ट को देखते हैं, इसके बारे में भी हम जब चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जब भी आप चार्ट को देखते हैं तो वहां पर आप कैंडल्स को डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अब मान लो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या फिर आपको स्कैल्पिंग करनी है, तो पूरे दिन की कैंडल को देख के तो उसमें आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। ऐसे में आपको हो सकता है कि आपको पिछले 1 घंटे की कैंडल्स देखनी है, या आपको पिछले 4-5 घंटे में क्या हुआ है चार्ट में वो देखना है। तो इसलिए आपको टाइम फ्रेम को अलग अलग चेंज करके देखना होता है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको टाइम फ्रेम के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपके लिए समझना बाकी है, लेकिन यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो कोई डाउट है किसी का?
हाँ पूछो सुभाष। सर हम ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पकड़ सकते हैं? देखो ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ने के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो अब इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो यहीं पे समझते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आप रहो, मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ। बाकी सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो देखो आपको अभी तक मैंने ये बता दिया टाइम फ्रेम क्या होता है। तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपने समझना है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकती है और कहाँ से प्राइस बढ़ सकती है। मतलब ऊपर जा रही थी तो नीचे आ सकती है, नीचे जा रही थी तो ऊपर आ सकती है, ठीक है। तो ये सब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना सबको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। अब मैं आपको अगेन कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो ये सब अलग चीज़ें नहीं हैं, सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मैं लास्ट में आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो सपोर्ट हम उस एरिया को कहते हैं जहां पर जाने के बाद प्राइस बढ़ती है। अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं। सपोर्ट वो एरिया होता है जहां पर जाने के बाद प्राइस बढ़ रही है। यानी अगर हम यहां पर खड़े हैं तो ये क्या है, ये एक सपोर्ट है। मान लो प्राइस नीचे आ रही थी, उसको यहाँ पर सपोर्ट मिला, फिर यहाँ से प्राइस जाने लग गई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सपोर्ट। और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जिससे ऊपर जाने में प्राइस को प्रॉब्लम हो रही होती है। मतलब मान लीजिए प्राइस यहाँ से बढ़ते बढ़ते ऊपर तक गई, ठीक है। अब ऊपर जाने के बाद प्राइस को, इससे ऊपर प्राइस नहीं जा पा रही है और यहाँ से रिवर्स कर गई, तो ये क्या एरिया है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। मतलब इससे ऊपर प्राइस नहीं जा पा रही है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये होता है। अब चार्ट में हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है? तो इसके लिए यहां पर हमने आपको स्क्रीन में दिखाया, ध्यान से देखना, बाकी सब भी ध्यान से देखना। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा एरिया, आप ही बताना, आप बताओ कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर जाने के बाद प्राइस बार बार गिरी है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर जाने के बाद प्राइस गिरी है, फिर दोबारा से देखो यहां पर प्राइस गई थी, फिर से गिरी है। इससे पहले भी देखो प्राइस यहां पर जाने के बाद गिरी है। तो 3 बार हमें दिखाई दिया कि प्राइस एक ही एरिया के पास जाने के बाद गिरी है। तो ये क्या है, ये है हमारा रेजिस्टेंस। 3 बार जरूरी नहीं है, अगर 2 बार आपको दिखाई देता है कि प्राइस एक बार जाने के बाद गिर चुकी है, तो इसको हम अपना रेजिस्टेंस समझते हैं। यानी अगर मान लो अभी 2 बार ऐसा हो चुका था, जब 2 बार ये हो गया होगा तो आपको पता होगा कि ये क्या है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही प्राइस तीसरी बार इस लेवल के पास आई होगी तो आपको पहले से पता है कि ये रेजिस्टेंस है, तो आपको पता होगा कि यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस हैं। तो यानी इससे आपको पता चला कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और ऐसे ही अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ पर जाने के बाद प्राइस बढ़ती है। देखिए कोई भी चीज़, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, हर बार ऐसा नहीं होगा कि प्राइस एग्जैक्टली सेम जगह से जाने के बाद बढ़ जाएगी, लेकिन हम एक एरिया की बात कर रहे हैं। कई बार लोग इसको एज अ लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन लाइन ड्रॉ करने में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमेशा इसको एक एरिया की तरह आपको मार्क करना चाहिए। तो वो एरिया जहां पर जाने के बाद प्राइस बार बार बढ़ी है वो होता है हमारा सपोर्ट। अब देखो यहां पर जाने के बाद प्राइस बढ़ी है, यहां पर से बढ़ते बढ़ते यहां तक गई थी, ऑलमोस्ट वही एरिया था, फिर से प्राइस इस लेवल के पास आने के बाद यहां से बढ़ी है। तो ये हमें इन 2 के बाद ही पता चल गया कि ये क्या है, मेरा, ये मेरा सपोर्ट है। तो अब आपको पता है कि अगर प्राइस तीसरी बार इस लेवल पे आएगी, तो आपने 2 बार से पता है कि ये सपोर्ट है, तीसरी बार यहां पर आएगी तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे, ये आपको पता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ ट्रेड करना है, क्योंकि ये चीज़ अगर 20 साल पहले आप मुझसे पूछ रहे होते तो मैं कहता कि हाँ यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पर मार्केट में बहुत सारे मैनिपुलेशन भी होते हैं। लेकिन इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा है कि एटलीस्ट ये वो एरिया है जहां पर जाने के बाद प्राइस में कुछ ना कुछ तो होगा, या तो प्राइस यहां से रिवर्स करेगी या फिर यहां से प्राइस आगे भी जा सकती है। ऐसे ही आपको ये पता चला कि ये वो एरिया है जहां पर जाने के बाद कुछ ना कुछ प्राइस में होगा। आप यहां पर नहीं कह सकते ना बीच में कि क्या होगा, लेकिन आपको एक एरिया पता चल गया कि यहां पर जाने के बाद प्राइस में कुछ ना कुछ होगा। तो इसका मतलब इनको हम एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह मार्क कर सकते हैं, और ये लेवल क्या है, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको हम सपोर्ट कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया? बाकी सबको एक क्लियर हो गया? और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है ये तो आपको क्लियर हो चुका है। अब देखो हमेशा ऐसा नहीं होगा, मैंने अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया तो मैंने क्या बताया कि प्राइस बार बार इस लेवल पे जा रही है, ये क्या है आपका रेजिस्टेंस है, और बार बार प्राइस नीचे जाके वहां से बढ़ रही है, तो ये क्या है आपका सपोर्ट। तो आपको पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। लेकिन हमेशा तो प्राइस एक ही रेंज में नहीं घूमती रहेगी ना, हमेशा तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बनाती रहेगी। प्राइस अगर इस तरीके से एक रेंज में घूम रही थी तो एक ना एक बार ऐसा होगा कि प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पर एक और नई चीज़ हमें यहाँ पर समझ आती है, और वो क्या समझ आता है उसको यहाँ पर देखिए। देखो बार बार अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है,
प्राइस यहां पर जाने के बाद गिरी है तो ये क्या है, फिर दोबारा से प्राइस यहां पर जाने के बाद गिरी है तो ये क्या है, यहां पर भी प्राइस आने के बाद गिरी है तो क्या है, तो आपको पता है कि ये क्या है, रेजिस्टेंस है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि प्राइस इससे ऊपर निकल जाती है। तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकल जाती है ना, तो अब ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये यहां पर सपोर्ट बन चुका है। मतलब अब आपको 2 बार उसकी जरूरत नहीं है कि 2 बार प्राइस सेम लेवल पे आए तो ये हम इसको सपोर्ट मानेंगे। अब प्राइस पहले से इसको ब्रेक करके ऊपर जा चुकी है तो अब इसके लिए सपोर्ट होगा। यानी अगर मैं आपको यहां पर ड्राइंग में दिखाऊं तो क्या हो रहा है, यहां पर सबसे पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब प्राइस इससे ऊपर निकल गई तो अब ये एज अ सपोर्ट काम करेगी। यानी अब अगर प्राइस इस लेवल पे आती है ना, तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि देखो, एक रेजिस्टेंस बना, 2 रेजिस्टेंस बना, प्राइस तीसरी बार यहां पर आई तो हमें पता है प्राइस के यहां से गिरने के चांसेस हैं। लेकिन अब जब प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है और प्राइस इसके ऊपर चली गई है, तो अब अगर प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इसको हम कहते हैं RBS, यानी रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। अब इसी तरीके से देखिए, कई बार क्या होता है, ये हमारा सपोर्ट एरिया था, प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो अब जब प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, मतलब यहां से प्राइस नीचे आ चुकी है, तो अब ये हमारा क्या बन गया है, सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बन गया है। यानी अब अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस यहां पर दोबारा से आई, नीचे आने के बाद प्राइस यहां गई, फिर गिरी है, फिर दोबारा से प्राइस बढ़ते बढ़ते उस लेवल तक गई, फिर गिरी है। तो ये क्या हुआ, सपोर्ट हमारा क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो कई बार हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बन सकता है और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट भी बन सकता है। तो अभी तक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी क्लियर हो गया है। तो अगर अभी तक कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। ठीक है, अब चलिए हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो समझते हैं सप्लाई एंड डिमांड का। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊं तो यहां पर मैंने इसको मार्क किया है कि ये मेरा सप्लाई जोन है और ये मेरा डिमांड जोन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी तो बिल्कुल ऐसा ही था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो किसी को पता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मुझे नहीं लगता कि आपको अभी से पता होगा। पहले मैं बता देता हूं कि सपोर्ट, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, फिर मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। तो सप्लाई सबसे पहले वो एरिया होता है जहां पर बहुत सारे सेलर्स मार्केट में बेच रहे होते हैं। जब अगर लोग बेचेंगे तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। और डिमांड वो एरिया होता है जहां पर बहुत सारे लोग बाय कर रहे होते हैं। यानी अगर प्राइस डिमांड एरिया के पास आएगी तो वहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे, अगर प्राइस सप्लाई एरिया के पास आएगी तो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो डिमांड क्या है? डिमांड जहां पर बहुत सारे लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, सप्लाई जहां पर बहुत सारे लोग बेचने के लिए तैयार हैं। तो अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि बहुत सारे लोग इन दोनों को बिल्कुल सेम समझते हैं। देखो चार्ट में अगर मैं आपसे बोलूं कि सप्लाई, डिमांड और सपोर्ट, रेजिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है इस चार्ट में, तो आपको कुछ खास समझ नहीं आएगा। लेकिन अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। देखिए सप्लाई तो मैंने आपको बताया कि वो एरिया है जहां से जाने के बाद प्राइस गिरी है, यानी एक तरह से आप इसको रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं। लेकिन हम इसको सप्लाई तब मानेंगे जब हमें दिखाई दे रहा है कि उस लेवल पे आने के बाद प्राइस बहुत तेजी से गिरी है। अगर हमें इंपल्सिव डाउन साइड का मूव देखने को मिला है तो इसका मतलब इंपल्सिव मूव तभी आता है जब वहां पर बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल हो, बहुत सारे लोग जब बेचने के लिए अवेलेबल होंगे तो हमें वहां पर एक इंपल्सिव मूव देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर कहा जाए तो ये एक सपोर्ट हम इसको कह सकते हैं, लेकिन इसको हम डिमांड जोन तभी कहेंगे। सपोर्ट तो हम अभी भी इसको कह सकते हैं, लेकिन इसको हम डिमांड जोन तभी कहेंगे जब हमें दिखाई दे रहा है कि वहां पर आने के बाद प्राइस में हमें एक इंपल्सिव मूव देखने को मिला था, यानी बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स हमें देखने को मिली थी। और इस जगह पर जरूरी नहीं है कि आपको डबल टैप की जरूरत पड़े। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि सपोर्ट कोई चीज कब बनेगी, तब वो बनेगी जब हमें पता है कि प्राइस 2 बार उस लेवल पे आने के बाद बढ़ी है, तभी हम उसको सपोर्ट कह सकते हैं। जब 2 बार प्राइस उस लेवल पे जाने के बाद गिरी है तभी हम उसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं। लेकिन सप्लाई, अगर मान लीजिए प्राइस एक बार एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद बहुत तेजी से गिरी है तो भी हम उसको सप्लाई जोन कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिला था। और ऐसे ही अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहां से प्राइस बहुत तेजी से बढ़ी थी तो इसका मतलब हम उसे डिमांड जोन कह सकते हैं, भले ही दोबारा जरूरी नहीं है कि प्राइस उस रेंज पर अभी फिलहाल आई हो। तो अगर मैं अभी आपको कहूं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिमांड जोन है।
इसके अलावा जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको हम जनरली एक एरिया के रूप में मार्क करते हैं। मतलब देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली एक प्राइस नहीं होगी जहां पर सारे लोग खरीदने के लिए तैयार होंगे। एक आसपास का एरिया है जहां पर बहुत सारे लोग बाय करना चाहते हैं, आसपास का एरिया है जहां पर बहुत सारे लोग बेचना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक लाइन के रूप में मार्क करते हैं, हमने उसको भी एक एरिया के रूप में ही मार्क किया है। तो अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में या सप्लाई एंड डिमांड में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है या कौन ज़्यादा बेटर सिग्नल हमें देता है, तो वो है सप्लाई और डिमांड जोन। क्योंकि यहां से हमें एक इंपल्सिव मूव देखने को मिला है, और इंपल्सिव मूव हमें तब देखने को मिलता है जब कोई बड़ा स्मार्ट मनी यानी कोई बहुत बड़ा पैसा वहां पे लगाया होगा, यानी बहुत सारे लोग या तो खरीद रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पैसे के साथ खरीदारी हो रही होगी तो हमारा डिमांड जोन बनेगा, बहुत ज़्यादा पैसे लगा के बेचा जा रहा होगा तो हमारा सप्लाई जोन बनेगा। तो अब आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्लियर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपने समझना है वो है ट्रेंड लाइन का। देखो मैंने आपको बताया जब प्राइस एक रेंज पे घूमेगी तब तो आप इस तरीके से अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड मार्क कर सकते हो। लेकिन जब प्राइस बढ़ रही होगी, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है, या फिर जब आपको दिखाई दे रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, उस टाइम पर तो सबसे बड़ा मूव आ रहा है, तब तो आपको ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन उस टाइम पर आप कैसे पता करेंगे कि कहां पर आपको बाय करना है, या फिर वहां पर आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं? तो इसके लिए यूज किया जाता है ट्रेंड लाइन टूल का। वैसे ट्रेंड लाइन लगानी कैसे है ना, ये मैं आपको लास्ट में एक बार चार्ट में दिखा दूंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है, ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करना है, ये हम चार्ट में एक बार समझ लेंगे। तो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखिए जब भी आपको इस तरीके से अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा होता है तो दो लेवल जहां से जाने के बाद प्राइस बढ़ी है, आप उससे लगते हुए अगर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे ना, तो इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। और ये क्या होगी हमारी, ये हमारे लिए एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, इसका उल्टा अगर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस गिर रही है, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस गिर रही है, तो दो पॉइंट हमें ऐसे चाहिए जहां पर जाने के बाद प्राइस गिरी थी। देखो यहां से प्राइस गिरी, फिर यहां से प्राइस गिरी है। ठीक है, ये क्या चल रहा है हमारा, ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इसके हाई से लगते हुए यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने एक लाइन ड्रॉ की, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारी ट्रेंड लाइन है जो कि एज अ रेजिस्टेंस यहां पे काम कर रही है। तो आप यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क कर सकते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में, ये आप ट्रेंड लाइन का यूज करके मार्क करते हैं, और ये भी एक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। और इसके बाद अगर मान लो जैसे ही आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, प्राइस इसके ऊपर ब्रेक कर देती है, तो अब ये कैसे काम करेगा, ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इसका उल्टा यहां पर आपने देखा कि प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो अब अगर प्राइस दोबारा इस लेवल के पास जाती है तो ये कैसे काम करेगा, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, वही चीज़ है जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में समझी थी, बस ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में हम इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का। देखो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया है, मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बता दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक एरिया है जहाँ पर जाने के बाद प्राइस बार बार मूव कर रही है। देखो यहाँ पर प्राइस ने क्या लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस। लेकिन मैंने बताया कि हर बार तो ऐसा नहीं होगा, तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये जो उसका सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया। तो जब प्राइस ने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे गई है ना, तो इसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन। और जब ब्रेकडाउन होता है तो अगर प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया तो वहां पर आप अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन के बारे में सोच सकते हो। और इसका उल्टा आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वही आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा था, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस था, तो जैसे ही प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। और अभी तक तो प्राइस एक रेंज में चल रही थी, लेकिन इसके बाद आप अपनी बाय करने की पोजीशन को प्लान कर सकते हो। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्या होता है, ये आपको क्लियर हुआ? जब भी प्राइस एक रेंज में घूम रही है और अगर वो नीचे की साइड उस रेंज को ब्रेक कर देती है, मतलब सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, तो ये क्या होता है, ये हमारा ब्रेकडाउन होता है। और अगर प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो इसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। और जब भी ब्रेकडाउन आएगा तो वहां से प्राइस के तेजी से गिरने के चांसेस होंगे। तो अगर आपको पता है कि यहां से प्राइस तेजी से गिर सकती है तो आप शॉर्ट करने की पोजीशन सोच सकते हो, और आपको पता है कि प्राइस यहां से तेजी से बढ़ सकती है तो आप बाय करने की पोजीशन के बारे में सोच सकते हो। तो अब यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा रखा है। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन दोनों के एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहले ब्रेकआउट का एग्जाम्पल समझते हैं। प्राइस आपको पता है एक रेंज में घूम रही थी,
और जैसे ही प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक किया तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा हो चुका है ब्रेकआउट। जब कोई भी कैंडल इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे देगी ना, तब हम उसको ब्रेकआउट कहेंगे। और जब ब्रेकआउट हो जाता है तो मैंने कहा कि उसके बाद आप बाय करने की पोजीशन प्लान कर सकते हैं। तो कोई भी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे अगर आपने यहाँ पर बाय करने की पोजीशन प्लान की होती तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला है। और ऐसे ही अगर हम ब्रेकडाउन की बात करें तो प्राइस एक रेंज में घूम रही है, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, अपने सपोर्ट को ब्रेक किया। तो जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस ने कोई कैंडल जो है वो उसके नीचे आ चुकी है ना, मतलब किसी भी कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो हम समझ जाएंगे कि ब्रेकडाउन हो गया है। तो फिर आप अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन प्लान कर सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा नीचे का मूव आपको देखने को मिला है। तो ये हो गया आपका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं और ये मैं आपको सीधा चार्ट में समझाऊंगा और वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब आ चुके हैं हम चार्ट में। ये चार्ट हमने डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे खोल रखा है, यहीं पर हमने आपको सिखाया है कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चार्ट भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, हमारे लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम चार्ट को फुल स्क्रीन में कर देते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या ट्रेंड यहां पर नजर आ रहा है, तो कौन सा ट्रेंड आपको नजर आ रहा है? तो आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो अगर अभी आप ट्रेड कर रहे होते तो आपको दिखाई दे रहा होता अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर क्या ट्रेड लेना चाहिए, तो आपको सिर्फ बाय करने का ट्रेड यहाँ पर लेना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम जो कैंडल देख रहे हैं वो 1 मिनट की कैंडल है। तो अगर आप 1 मिनट की कैंडल के हिसाब से ट्रेड लोगे और आपने सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखा है, उसके हिसाब से आपने ट्रेड लिया, तो आपको लॉस होने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। और इवन ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो यही गलती करते हैं, वो एक ही टाइम फ्रेम में वो चार्ट देखते हैं, भले वो 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो या कोई भी टाइम फ्रेम हो, वो एक ही टाइम फ्रेम देख रहे हैं और ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो जब भी आप चार्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो मान लो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो, पहले तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एज अ बिगनर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। और बहुत रेयर केस में जब आपको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब जाके 2-3 साल आपने ट्रेड कर लिया, तब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो बेटर रहेगा। तो शुरुआत अगर आपको अपने एनालिसिस की करनी है तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले मान लो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो तो आप 4 घंटे से शुरू करो। अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हो तो आप 1 डे के टाइम फ्रेम से शुरू करो। तो यहां पर मान लीजिए आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहां पर टाइम फ्रेम चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक किया और यहां से आप क्या करोगे, आपने 4 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। तो अब अगर यहां पर आप इसको देखेंगे तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कौन सा ट्रेंड यहां पर बन रखा है, डाउन ट्रेंड। पहले आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर डाउन ट्रेंड हमारा चल रहा है। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि यहां पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, जबकि आपको वहां क्या लग रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था, तो आप बाय करने का ट्रेड प्लान करते हैं। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपने अभी डायरेक्शन को देखा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अब आपने ट्रेड तो 15 मिनट में करना है, तो अब आप जाएंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। यहां से आप आ गए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे तो आपने ये वाला एरिया देखना है, ठीक है। यहां तो देखो आपको पास्ट में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेड आपने यहां पर करना है, अभी करना है। तो रिसेंट में जो हुआ है, क्योंकि अभी भी मैंने 1 घंटे की कैंडल खोल रखी है, यानी ये पिछले 3-4 दिन का हिसाब किताब आपको यहीं पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक कैंडल 1 घंटे की है तो 24 कैंडल में आपका 1 दिन हो गया, तो यहां पर आपको 50-60 कैंडल तो देखने को मिल रही है। तो ये क्या बता रहा है कि यहां पर भी क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी आपको दिखाई दिया कि अभी हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो अब अगर आप ट्रेड लेंगे तो वो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अब इसके बाद जाएंगे, यानी यहां पर अब आप जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अब आप यहां पर अपना एनालिसिस कर सकते हैं और एनालिसिस करने के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेंगे तो वो आप शॉर्ट करने का ट्रेड लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा टाइम फ्रेम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमने 3-4 दिन का चार्ट देख लिया था, हमें पता था मार्केट गिर रहा है। हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 2 दिन का समझ लीजिए कि हिसाब किताब देखा तो हमें समझ आया कि मार्केट गिर रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर डायरेक्शन नहीं देखेंगे, हमें पता है कि मार्केट गिर रहा है, तो अब हम शॉर्ट करने के ट्रेड को ही प्लान करने की कोशिश करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वापस से आ जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में और यहां पर जाकर हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए आपको यहां पर टूल दिया गया होता है। अब मेरे पास तो पेन है, लेकिन आपके पास यहां पर टूल होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप मान लीजिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको ट्रेंड लाइन का टूल दिखाई दे रहा है। अगर आप मान लीजिए यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपने ऐसे करके अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। वैसे ट्रेंड लाइन के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना ये जो आपको
कैंडल्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप अगर इसको लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे ना तो आप एक बहुत ही बेटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए वहां पर मैंने ऐसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, तो कितना दूर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। तो अब देखिए आप बहुत ही एक्यूरेट यहां से अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब आपने यहां से अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद आप यहां से जाइए, आप इस कैंडल लाइन वाले चार्ट को यहां से वापस कैंडल कर सकते हैं। तो देखिए आपकी यहां पर ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो चुकी है। अब अगर मान लीजिए आप यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन होता है, आप यहां से अपना हॉरिजॉन्टल लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कि भाई अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो ये जो पैरेलल चैनल वाला ऑप्शन है आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसका यूज करेंगे तो यहां से आप देखिए कुछ इस तरीके से आपने इस तरीके से अपना एक एरिया ड्रॉ कर लिया। तो यहां पर आप इस तरीके से अपना आपने ये क्या है आपका रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस आपको चार्ट में कैसे ड्रॉ करना है, आपको टूल दिया गया है, ये आपको समझ आ गया है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपने ऐसे एनालिसिस करना है और उसके बाद आप आ जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहां पर देखिए आपके जो चार्ट्स हैं वो ड्रॉ हो रखे हैं। अब आपको पता है कि ये आपके लिए कैसा काम करेगा, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो अगर मान लीजिए प्राइस यहां पर आती है तो पहली चीज आपको क्या पता है कि प्राइस के यहां से गिरने के चांसेस होंगे क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आपको दिखाई देता है कि प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर क्या हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। और अगर ब्रेकआउट हो चुका है तो इसके बाद आपको पता है कि जब ब्रेकआउट हुआ है तो आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए, हमें यहाँ पर बाय प्लान नहीं करना चाहिए। यानी चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से गिर सकती है और बहुत ज्यादा केस में प्राइस पहले इसको ब्रेक करेगी फिर नीचे आएगी। ये सब लिक्विडिटी स्वीप होता है जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। तो आपको इतना क्लियर हो गया है। तो अब 3-4 इंडिकेटर्स हैं जो आपके लिए समझना जरूरी है, जो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। ये प्राइस एक्शन का पार्ट तो नहीं है क्योंकि प्राइस एक्शन में हम प्योरली सिर्फ प्राइस को देखते हैं, उसके चार्ट्स को देखते हैं, पैटर्न्स को देखते हैं, इन चीजों को यूज करते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं टेक्नोलॉजी की यूज से जिनका हम हेल्प ले सकते हैं। तो वो जो इंडिकेटर्स हैं वो लगाने का ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देता है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहां पर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, देखो इतने सारे तरीके के इंडिकेटर्स हैं। हर इंडिकेटर आपको कुछ और चीज बताते हैं, लेकिन जरूरी इंडिकेटर्स जो आपको पता होने चाहिए उसमें एक इंडिकेटर है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यानी EMA। इसकी जगह पे SMA भी होता है, EMA भी होता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, SMA को ही लगा देते हैं या फिर उसको हम मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। तो अगर आप सिंपली मूविंग एवरेज लिखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मूविंग एवरेज। ये क्या है, ये है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। तो जैसे ही ये मैंने मूविंग एवरेज का इंडिकेटर चार्ट में लगाया है तो आप देख सकते हैं कि मेरे चार्ट में एक लाइन आ गई है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसकी सेटिंग में जाऊंगा, जब इंडिकेटर लगाता हूं तो यहां पे दिखाई देता है। सेटिंग पे जाऊंगा तो यहां पर आपको लेंथ दिखाई दे रही है, ये 9 पीरियड है। इसका मतलब ये पिछली 9 कैंडल का मूविंग एवरेज है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि एक तरह से ये एवरेज ही है। यानी अगर मैं पिछले 9 कैंडल की प्राइस को जोड़ के उनको 9 से डिवाइड कर दूं तो उस टाइम पर जो प्राइस निकलेगी उसको हम कहेंगे कि वो उस पर्टिकुलर टाइम की प्राइस है। ऐसे उससे पिछली वाली हम 9 कैंडल्स को जोड़ दें और उसको 9 से डिवाइड कर दें तो वो एक एवरेज निकल कर आएगा। तो एक तरह से आप इसको एक एवरेज प्राइस कह सकते हैं। तो यहां पर आपको प्राइस का एवरेज पता चल रहा है। अब अगर मान लो मैं पिछले 20, यहां पे मैंने इसको 20 कर दिया, तो अगर मैं 20 करता हूं तो ये पिछली 20 कैंडल का एवरेज बता रहा है। तो अगर मैं आपको कहूं कि कोई चीज अपने एवरेज से तेज जा रही है तो इसका मतलब वो आगे बढ़ सकती है। अगर कोई अपने एवरेज से थोड़ा नीचे चल रहा है तो इसका मतलब रेगुलरली उसके मार्क्स इतने आते थे, अभी वो एवरेज से कम चल रहा है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है। अगर वो एवरेज से ऊपर चल रहा है उसकी मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। तो ये एक तरह से एवरेज लाइन है। अगर प्राइस इसके ऊपर चल रही है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, यानी प्राइस यहाँ पर बढ़ रही है। अगर प्राइस इसके नीचे चल रही है तो हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस खराब हो रही है और प्राइस गिर रही है। तो इसको यूज ऐसे किया जाता है कि अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो ब्लू लाइन है ये हमारी मूविंग एवरेज की लाइन है, प्राइस इसके नीचे आई है, तो हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। अगर प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, प्राइस मतलब ये कैंडल है, तो ये इस लाइन के ऊपर चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि चार्ट बुलिश है और यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये हमें बताता है मूविंग एवरेज। और सिंपल मूविंग एवरेज में हम क्या कर रहे हैं कि पूरे 9 दिन की जो प्राइस है उनको इक्वल वेटेज दे रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको दूसरा इंडिकेटर दिखाया था जो था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA,
अब देखो मैं वापस से EMA लगाता हूं, ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, बस अब ये 9 पीरियड का होगा, इसको मैं वापस से चेंज करके कर देता हूं यहां पर 20 पीरियड का। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एक तरह से ही ये दोनों लाइन चलती हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट होती है EMA, क्योंकि वो रीसेंट जो प्राइस होती है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, इसलिए आपको EMA यूज़ करनी चाहिए, कुछ खास यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है। इसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ उसका नाम है RSI। RSI लिखकर आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं तो ये जो इंडिकेटर है ये आपको चार्ट में कुछ इस तरीके का नजर आता है। अब इस इंडिकेटर में 3 लेवल होते हैं, एक होता है 70 का लेवल, दूसरा होता है 30 का लेवल, और बीच में जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है ये होता है 50 का लेवल। सबसे पहली चीज हमें ये पता चलती है कि अगर प्राइस 50 से ऊपर है यानी चार्ट बुलिश है, अगर प्राइस 50 से नीचे है यानी चार्ट बेयरिश है। बुलिश यहाँ पर आपको आइडिया मिलता है। देखिए अगेन ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं, कई बार लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो थोड़ा लेट मिलता है। तो अपने पूरा इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, लेकिन ये इंडिकेटर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अभी ये 50 से ऊपर है यानी चार्ट क्या है, बुलिश है, ऐसा इस इंडिकेटर का कहना है। और अगर जहाँ पर ये 50 के नीचे जाता है, जैसे यहाँ पर 50 के नीचे गया था यानी चार्ट बेयरिश है, ऐसा इस इंडिकेटर का कहना है। अगर कभी प्राइस जो है वो इस 30 के लेवल से नीचे आने के बाद वापस 30 के लेवल के अंदर आ जाती है, जैसे यहाँ नीचे आने के बाद वापस अंदर आ जाती है, तो हम कहते हैं कि स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड हो चुका है और अब बहुत ज़्यादा लोगों ने बेच दिया, तो अब यहाँ पर प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो बहुत ज़्यादा बिक गया मतलब सस्ता हो गया तो प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे, लेकिन जब 30 से नीचे आने के बाद वापस जाने लगता है ना, तब आप ये मानिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं 30 से नीचे आया मतलब ओवरसोल्ड हो चुका है तो अब तो प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे यहाँ पर देखो 30 से नीचे इसी जगह पे प्राइस आ गई थी, उसके बाद बहुत टाइम वो 30 से नीचे गया, जब वो 30 से उसके बाद ऊपर आया है उसके बाद चांसेस होते हैं। हर बार ये चीज़ें काम नहीं करती। और इसका उल्टा अगर आपको कभी दिखाई देता है कि प्राइस ये हमारा जो 70 का लेवल है इससे ऊपर जाने के बाद, जैसे यहाँ प्राइस 70 के लेवल से ऊपर जाने के बाद नीचे आने लगती है, जैसे ये आप देख सकते हैं 70 का लेवल था, प्राइस इससे ऊपर गई, फिर यहाँ पर नीचे आने लगी है, तो जब नीचे आने लगती है तो हम कहते हैं कि चार्ट जो है वो ओवरबॉट हो चुका है और अब यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप लोगों के अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप लोगों के कोई डाउट है तो आप कॉमेंट पर पूछ सकते हैं। तो कोई डाउट है? हाँ पूछो। सर आपने बोला कि इंडिकेटर लैगिंग होते हैं तो हमें इस पे डिपेंड होकर ट्रेड लेना चाहिए। आपको प्राइस एक्शन का ज़्यादा यूज़ करना है। आप पूरी तरीके से इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। अगर इंडिकेटर्स के बेसिस पे ट्रेड लोगे तो लॉस ही होगा ज़्यादातर केस में, लेकिन इनकी आप कई बार यूज़ कर सकते हैं, आपकी हेल्प हो सकती है इससे थोड़ी बहुत चीज़ें पता करने में। तो इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना होता, इसीलिए मैंने उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ऐसी एडवांस चीज़ें सिखा दूंगा कि आपको इन इंडिकेटर्स की कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और याद रखिए हर ट्यूसडे और हर सैटरडे को हमारा एक लेक्चर आ रहा है। तो अभी ये जो 3rd लेक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये आज की डेट में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको ट्यूसडे को मिलेगा और ऐसे ही ये आगे पूरे 10 लेक्चर्स हैं जिसमें आप पूरी ट्रेडिंग को सीरीज वाइज हमारे चैनल पे सीखने वाले हैं। ये लेक्चर्स हम हमारी टीम को सिखा रहे हैं, साथ ही आपको भी हमारे यूट्यूब चैनल पे इसकी क्लिप्स मिल रही हैं। तो इसके लिए आपको इन पर्टिकुलर टाइम पे इन वीडियोस को आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो चैनल पे आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही कमेंट करके बताइए। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इस पीडीएफ को चाहते हैं, तो गूगल फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा अकाउंट ओपन करने के बाद। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।